सुबह सुबह एक इमरजेंसी कॉल आती है। फोन पर एक औरत घबराई हुई चीख रही थी। उसने बताया कि किसी ने उसके पति को गोली मार दी है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर का हाल देखकर साफ था कि कुछ बड़ा हुआ है। दराजें खुली हुई थीं, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे थे। बेडरूम में एक आदमी की लाश मिली। पहली नजर में ये एक नाकाम डकैती लग रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगीं। बच्चों के बयान कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। फिर पुलिस ने वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। कौन था बॉब बैसली? बॉब बैसली का जन्म 2 अगस्त 1962 को अरकानसस के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। एक धार्मिक और सादा जीवन जीने वाले परिवार में पले बढ़े बॉब बचपन से ही समझदार और मेहनती थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चिमनी साफ करने और छतों की मरम्मत जैसे छोटे मोटे कामों से की। सच्चाई, मेहनत और कम कीमतों के चलते उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, बेसिली रूफिंग एंड चिमनी स्वीप, जो बेहद सफल हुई। साथ ही उन्होंने करीब 20 किराए के मकान भी खरीद लिए थे, जिससे उनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ। बॉब को महंगी गाड़ियां, बोट, प्लेन और हथियारों का शौक था। प्रेम कहानी जो एक जुर्म में बदल गई। बॉब की मुलाकात एक रेस्तरां में 18 साल की एमी पेवी से हुई। एमी एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और 4 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, मॉर्गन और ट्रेवर। बॉब बिजनेस में व्यस्त रहते थे और एमी ने धीरे धीरे घर और कंपनी की फाइनेंशियल जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन यहीं से शुरू हुआ धोखा जो मौत में बदल गया। एमी ने चुपचाप कंपनी के पैसे एक सीक्रेट पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। उसने IRS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चिट्ठियां और कॉल्स को छुपाने के लिए एक प्राइवेट मेल बॉक्स का इस्तेमाल किया। ये झूठ कई सालों तक छुपा रहा, लेकिन आखिर IRS को शक हो गया। 17 मई 2005 की सुबह एमी की घबराई हुई 911 कॉल आई। उसने कहा कि एक अनजान हमलावर घर में घुसा और बॉब को गोली मार दी। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो मामला कुछ और ही लग रहा था। शक की सुई अब एमी पर थी। बॉब को कई गोलियां लगी थी, लेकिन मौके से सिर्फ 2 कारतूस मिले। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ों में छिपे 4 और कारतूस बरामद हुए। एक बेसबॉल बैट भी मिला जिस पर खरोंचें थीं। एमी के बयान बदलते जा रहे थे। उसने एक काल्पनिक हमलावर का जिक्र किया, लेकिन पुलिस को ये कहानी बनावटी लगी। जांच के दौरान IRS से पता चला कि बॉब की कंपनी को $1,77,00,000 टैक्स देना था और उसी दिन इस पर मीटिंग भी थी। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि ये कोई आम चोरी नहीं थी। घर की हालत, सबूतों का पैटर्न और एमी का बर्ताव, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि ये हत्या सोची समझी साजिश थी। झूठ की परतें खुलने लगी। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले एक कॉल आई थी जिसमें कोई खुद को बॉब बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज अजीब थी। साफ तौर पर वह किसी महिला की आवाज थी जो पुरुष की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। वह आवाज एमी की थी। अब सारा रहस्य साफ हो चुका था। एमी, जो कंपनी की अकाउंटिंग देखती थी, ने लाखों डॉलर चुराए थे। उसने टैक्स की रकम अपने निजी खाते में डाली और बॉब को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब बॉब सच्चाई जानने ही वाला था, ठीक उसी दिन जब IRS के अफसर उससे मिलने वाले थे। नतीजा, एमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस ने सबको हिला दिया। एक प्यार भरी शादी, एक सफल बिजनेस और 2 बच्चों वाला खुशहाल परिवार, सब कुछ लालच और धोखे की भेंट चढ़ गया। बात तब और भी उलझ गई जब बॉब के अफेयर की अफवाहें चारों ओर फैलने लगी। एमी की बहन ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि उसने एक बार एमी को कहते सुना था, अगर बॉब ने कभी धोखा दिया या छोड़ दिया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। उस वक्त यह बात मजाक लगी थी, मगर अब वो एक धमकी की तरह लग रही थी। एमी की सफाई और पुलिस की सख्ती। एमी ने बार बार पुलिस के सामने यह कहा कि वह बॉब से प्यार करती थी और वह कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने माना कि उनकी शादी में कुछ परेशानियां थीं, जैसे हर शादी में होती हैं, लेकिन उसके पास अपने पति को मारने का कोई कारण नहीं था। मगर पुलिस के हाथ कुछ और ही सुराग लगे थे। बैलिस्टिक टेस्ट से यह साबित हुआ कि बॉब को जो 6 गोलियां लगी थीं, वे उन्हीं 6 खोलों से मेल खाती थीं, जो 2 बेडरूम में और 4 वॉशिंग मशीन के अंदर छिपा कर रखे गए थे। बच्चों की गवाही ने बदल दी कहानी। जांच का सबसे अहम मोड़ तब आया जब बॉब और एमी के 2 बच्चों, 9 साल के मॉर्गन और 6 साल के ट्रेवर, से अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों ने लगभग एक जैसी बातें बताई। वे गहरी नींद में थे, लेकिन
लेकिन अचानक 6 गोलियों की आवाज से जागे और उसके बाद कांच टूटने की आवाज सुनी। एमी ने दावा किया था कि पहले कांच टूटा, फिर गोलियां चली। अब उसकी कहानी में साफ साफ विरोधाभास दिखने लगा था। खुद पर हमला दिखाने का नाटक। एमी के शरीर पर जो खरोंचें मिली थीं, वे भी संदिग्ध थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद से बनाई गई हो। उसकी कमीज भी फटी हुई मिली, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि वह कैंची से काटी गई थी ताकि लगे कि उस पर हमला हुआ था। आखिरकार गिरफ्तारी। बॉब की मौत के महज 2 हफ्तों के भीतर एमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आधिकारिक रूप से अपने पति की हत्या का आरोप लगा। हालांकि हत्या का सबसे अहम सबूत, हथियार, अब भी नहीं मिला। गुम हथियार की गूढ़ कहानी। बाद में बंदूक भी बरामद हुई। वह बंदूक एमी के हैंडबैग में अलमारी के पीछे छुपी हुई मिली। बैलिस्टिक जांच से यह साफ हो गया कि यह वही बंदूक थी जिससे वो गोलियां चलाई गई थीं। एमी का असली चेहरा मुकदमे में जब अभियोजन पक्ष ने अपनी बात रखी तो उन्होंने एक चौंका देने वाली तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि एमी ने सालों तक चुपचाप बॉब की कंपनी से पैसे चुराए, टैक्स नहीं भरा और इनकम टैक्स विभाग को गुमराह करने के लिए उनके पत्रों का रास्ता बदल दिया। 17 मई 2005 को बॉब की IRS इनकम टैक्स विभाग के साथ मीटिंग थी जो इस घोटाले को उजागर कर सकती थी। एमी जानती थी कि अगर यह मीटिंग हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका धोखा पकड़ में आ जाएगा, तलाक होगा, जेल होगी। हत्या की उस रात का सच। इसलिए जब बच्चे गहरी नींद में थे और शायद नींद की दवा भी दे दी गई थी, एमी ने बॉब की बंदूक निकाली। वह चुपचाप उसके पास पहुंची और पहली गोली चला दी। बॉब जिंदा था। उसने लड़ने की कोशिश की मगर बहुत देर हो चुकी थी। हमलावर कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी एमी थी। यह केस इस बात की खौफनाक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी छवि एक आदर्श पत्नी और माँ की हो, दबाव, डर और लालच के चलते इतनी भयावह हरकत कर सकता है। यह कहानी सच्चाई, रिश्तों और न्याय की तलाश की एक दर्दनाक दास्तान है। जख्मों की दिशा साफ बता रही थी कि उसने हमलावर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमलावर कोई और नहीं, एमी थी। खून में लथपथ और सदमे में डूबा हुआ बॉब अपनी पत्नी को रोक नहीं पाया। एमी ने दूसरी गोली चलाई। जब सब खत्म हुआ, वो आदमी जिसने अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेस खड़ा किया था, जिसने अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, वो अब अपने ही ख्वाबों के घर की फर्श पर मरा पड़ा था। और वो औरत जो कभी उसके साथ खड़ी, डर से नहीं बल्कि लालच से, अब उसी के कत्ल की मुख्य आरोपी बन चुकी थी। एमी ने पीछे के कांच वाले दरवाजे को बेसबॉल बैट से तोड़ा, अलमारियां बिखेरी ताकि चोरी का नाटक रचा जा सके। 4 गोली के खोखों को कपड़े में लपेटकर वॉशिंग मशीन के नीचे छुपा दिया। अपने घावों को असली दिखाने के लिए उसने खुद के सीने पर कैंची से कट किया, अपनी कमीज फाड़ी और फिर खुद को मासूम दिखाते हुए 911 पर कॉल कर दी। लेकिन फॉरेंसिक जांच ने जो कहानी बताई वो बिल्कुल अलग थी। बेसबॉल बैट पर लगे कांच के टुकड़े उसी दरवाजे से मेल खाते थे और बच्चों ने साफ कहा, गोलियां पहले चली थीं, कांच बाद में टूटा था। पुलिस को बाहर से आने वाला कोई सबूत नहीं मिला, न जूतों के निशान, न किसी गाड़ी के टायर और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जो एमी के बताए विवरण से मेल खाता हो, यानी कोई बाहर से अंदर आया ही नहीं था। असलियत ये थी कि एमी ने लगभग $2 मिलियन की रकम कंपनी से चुराई थी। IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने उसे अगले दिन बुलाया था, एक ऐसा दिन जो उसके सारे झूठों को नंगा कर देता। उसे यकीन था कि अगर बॉब मर गया तो उसके सारे एसेट्स कर्ज चुकाने में लग जाएंगे और बाकी की रकम उसके पास बच जाएगी। लेकिन बच्चों की गवाही ने उसकी सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। डिफेंस ने कहा, शायद गोली के खोखे बॉब की जेब से गिरे हों जब वो शूटिंग रेंज से लौटा हो। उन्होंने ये भी कहा, न कोई चश्मदीद, न DNA और न ही गोली का सीधा कनेक्शन। प्रोसिक्यूशन डरा हुआ था कहीं एमी छूट न जाए और बच्चों को मां के खिलाफ गवाही देने की तकलीफ से बचाने के लिए उन्होंने उसे प्ली बार्गेन की पेशकश दी। यही वो कानून है जिसका सहारा लेकर हर बार नवाज शरीफ न सिर्फ मुकदमों से बच निकलते हैं बल्कि सिस्टम से डील करके विदेश चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब तो कभी लंदन। सालों तक देश से बाहर रहकर जब माहौल अनुकूल होता है तो फिर से वापसी करते हैं और राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एमी ने कबूल किया लेकिन कभी नहीं बताया कि वो चुराए गए मिलियंस गए कहां। 2 नवंबर 2006 एमी बासली ने जेल की हरी और सफेद ड्रेस में कोर्ट में एंट्री ली। चेहरा भावहीन था। बॉब का परिवार बोल रहा था, लेकिन जवाब में एमी सिर्फ नीची नजरें और कुछ आंसू लेकर बैठी रही। बॉब की बहन ने आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उसने तुमसे कहा था कि रुक जाओ? वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। बॉब की माँ थरथराते हुए हाथों में एक चिट्ठी पकड़े कोर्ट में बोली, वो आखिरी अलविदा जो कभी हो नहीं सका। अंत में जज ने प्ली डील के तहत एमी को 20 साल की सजा सुनाई। केंटकी कानून के मुताबिक 85% सजा पूरी करने पर वह पैरोल की हकदार थी, यानी 17 साल। और ठीक 17 साल बाद 17 मई 2022 54 साल की एमी बासली को रिहा कर दिया गया। मीडिया ने बस एक लाइन में उसकी
की रिहाई की खबर दी और फिर खामोशी छा गई। आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है वो आज भी उन $1 मिलियन को खोज रही है जिन्हें कभी किसी ने ढूंढ नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ अफसोस और हैरानी ही छोड़ते हैं। वो गरीब नहीं थी, उसका पति कोई शोषक नहीं था। IRS शायद समझौता कर लेता। अगर आजादी चाहिए थी तो तलाक से वो माला माल हो सकती थी, लेकिन उसने हत्या को चुना। और जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें तय हैं, मौत और टैक्स। एमी बासली के केस में दोनों एक साथ आए।